हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारी जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के कुछ व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे थे। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिसामुद्दीन उस्ता के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं कि हिसामुद्दीन उस्ता ने राजस्थान में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, जिस कारण इनका नाम हम आज पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जन्म की कि जो हिसामुद्दीन उस्ता है उनका जन्म आपके सामने लूणकरण सर बीकानेर में होता है। इनका जन्म लूणकरण सर बीकानेर में हुआ था। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ब्लू पोट्री का जादूगर किसको बोलते हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि ब्लू पोट्री का जो जादूगर था वो करपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है, जिनका जन्म महू सिक्कर में हुआ था। और ब्लू पोट्री कहाँ से आई थी, तो ब्लू पोट्री राजस्थान में लाहौर से आती है। और लाहौर में कहाँ से आई थी, तो लाहौर में पर्सिया ईरान से ब्लू पोट्री लाहौर आई थी और लाहौर से आपके राजस्थान यानी कि आमेर में आई थी। ठीक है। और ब्लू पोट्री का जादूगर हमने कल किसको पढ़ा था, तो करपाल सिंह शेखावत को पढ़ा था। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं हिसामुद्दीन उस्ता के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हिसामुद्दीन उस्ता का महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं कि हिसामुद्दीन जो उस्ता का जन्म हुआ था वो आपके सामने लूणकरण सर बीकानेर में हुआ था। कहां पर हुआ था, लूणकरण सर बीकानेर। कि लूणकरण सर बीकानेर में हिसामुद्दीन उस्ता का जन्म हुआ था। अब हिसामुद्दीन उस्ता की महत्वपूर्ण कला क्या है, तो इनको कहते हैं उस्ता कला का जनक। राजस्थान में उस्ता कला का जादूगर या उस्ता कला का जनक किसको कहते हैं, तो आपके हिसामुद्दीन उस्ता को राजस्थान में उस्ता कला का जादूगर कहते हैं। तो इनको कहते हैं राजस्थान में उस्ता कला का जादूगर। उस्ता कला का जादूगर कहते हैं। अब ये उस्ता कला है क्या, तो ऊंट की खाल पर यानी कि ऊंट की खाल पर किए जाने वाली स्वर्ण मीनकारी क्या है, वही है आपके सामने उस्ता कला। यानी कि ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट का शरीर होता है, आपने भी देखा होगा जब आप कभी ऊंट देखते हो तो ऊंट पर कुछ कलाकृतियां होती है, कुछ चित्र बने हुए होते हैं। वो क्या होती है, वो एक कला है। ऊंटों पर वो एक कला है और उस कला को किस नाम से जाना जाता है, तो उस कला को कहते हैं उस्ता कला। कौन सी कला कहते हैं, उस कला को उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है और किसने प्रसिद्ध की थी, तो राजस्थान में उस्ता कला को प्रसिद्ध किया है आपके सामने हिसामुद्दीन उस्ता ने राजस्थान में उस्ता कला को प्रसिद्ध किया है। और उस्ता कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उस्ता कला राजस्थान में आपके सामने बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला राजस्थान में बीकानेर की प्रसिद्ध। आपने देखा होगा ना, ऊंटों के साइड में यानी कि ऊंटों की खाल के साइड में बालों में कुछ कलाकृतियां होती है, वही क्या है, उस्ता कला है। उस्ता कला का जादूगर हो गया आपके सामने हिसामुद्दीन उस्ता है। और राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपके सामने है बीकानेर की। यदि ऊंटों के संबंध में हमें एक बात और करना चाहिए, वो बीकानेर से जुड़ी हुई है कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है, कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपके सामने वो है आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में। कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र, कि राजस्थान में ऊंट प्रजनन केंद्र आपके सामने कहां पर है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। थोड़ा सी आपको ध्यान रखना है कि जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट प्रजनन केंद्र बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये थे आपके सामने हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता के बाद में हम बात करते हैं भोगीलाल पांड्या की। किसकी बात करेंगे, भोगीलाल पांड्या की। तो भोगीलाल पांड्या का जन्म सिमलवाड़ डूंगरपुर में 1904 ईस्वी में हुआ था। कि भोगीलाल पांड्या का जन्म सिमलवाड़ गांव है, ये क्या है, सिमलवाड़ एक गांव पड़ता है, कहां पर, डूंगरपुर में। कि सिमलवाड़ गांव डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था। अब देखो, जब हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था
जब हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा था कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो भोडू। हमने पढ़ा था कि शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोडू काकी की बाबू को मार दिया। ये हमने ट्रिक पढ़ी थी। तो हमारे नाम ने सामने आया था भोडू। तो भोडू से हमने पढ़ा था कि भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके कब की थी, 1944 ईस्वी में की थी। कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके सामने 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब भोगीलाल पांड्या का एक उपनाम मिलता है, तो इनको कहते हैं वागड़ का गांधी। किसको बोलते हैं, तो वागड़ का गांधी भी आपके सामने भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ का गांधी। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि वागड़ का गांधी किसको बोलते हैं, तो भोगीलाल पांड्या को बोलते हैं। यदि मैं बात करूं राजस्थान का गांधी किसको बोलते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी बोलते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं कि चिड़ावा का गांधी किसको बोलते हैं, तो मास्टर प्यारेलाल को आपके चिड़ावा का गांधी बोलते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं राजस्थान का गांधी हो गया गोकुल भाई भट्ट, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, साथ में वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी आपके सामने अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ हम बात करेंगे गांधी जी का पांचवा पुत्र किसको कहा गया है, तो गांधी जी का पांचवा पुत्र आपके सामने जमनालाल बजाज को कहा गया है। तो ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ गांधी है राजस्थान के, वो आपको याद होने चाहिए। जब आगे चलते हैं भोगीलाल पांड्या के बाद में हम बात करेंगे। भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी जिनका नाम क्या था, तो मणि पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी, जिनको क्या कहा जाता है, वागड़ की बा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है मोहनलाल सुखाड़िया की। देखो हम आगे चलते हैं। मोहन लाल सुखाड़िया किसकी बात करेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया की हम बात करते हैं। अब देखो मोहनलाल सुखाड़िया का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1961 ईस्वी को नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। अब देखो इनका जन्म हमारे को क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बोलते हैं राजस्थान का आधुनिक निर्माता। किसको बोला गया है, तो राजस्थान का जो आधुनिक निर्माता बोला गया है वो किनको बोला गया है, मोहनलाल सुखाड़िया को बोला गया है। तो इनका जन्म आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो इनका जन्म आपके सामने 31 जुलाई 1961 ईस्वी को नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। ठीक है, तो हम जन्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म आता है कि इनका जन्म 31 जुलाई कब हुआ था, 31 जुलाई 1961 ईस्वी को नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा की क्या प्रसिद्ध है, पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पिछवाइया भी आपके। जब हम कला संस्कृति को शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे चित्रकला, और चित्रकला में हम जानने वाले हैं कि पिछवाइया राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं होती है वही क्या है, पिछवाइया है। और पिछवाइया राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, यानी नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाइया प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम उस समय बात करेंगे। तो मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 31 जुलाई 1961 ईस्वी को नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। अब देखो इनका एक उपनाम मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको कहते हैं आधुनिक राजस्थान का निर्माता। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा गया है, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया को कहा गया है। यदि मैं बात करूं इनके आगे की, कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है अब तक राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका सबसे लंबा शासनकाल है। हम वर्तमान में कौन है हमारे मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत जी हैं। उनका जब शासनकाल पूरा होगा तो वह 3 बार बन चुके हैं, यानी कि 15 वर्ष ही उनका शासनकाल पूरा होगा। लेकिन ये कितने वर्ष तक सीएम के पद पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, मोहनलाल सुखाड़िया का है। और कितने वर्ष इन्होंने सीएम के पद पर रहे हैं ये, तो इन्होंने सीएम के पद पर 17 वर्ष सेवा दी है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सीएम के पद पर रहते हुए सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। साथ ही साथ एक और फैक्ट आता है कि राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, ठीक है। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया, जो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं। क्या थे, क्रिकेटर थे। पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया इनके पिता थे और वो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर थे, जो मुंबई से खेला करते थे। मुंबई और सौराष्ट्र से वो खेला करते थे, बहुत बेहतरीन क्या थे, क्रिकेटर थे। तो ये बातें आपको मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में ध्यान रहनी चाहिए। इसके बाद देखो हम एक और बात करना चाहिए, हम बात करते हैं साधु सीताराम दास की। साधु सीताराम दास की, किसकी बात करते हैं, साधु सीताराम दास की। नाम तो सुना होगा ना आपने साधु सीताराम दास का। तो साधु सीताराम दास का जन्म आपके बिजोलिया ठिकाने में हुआ था। और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है, तो बिजोलिया जो ठिकाना पड़ता है आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। और बिजोलिया क्या था, हमने कल भी बात की थी कि मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना क्या था, बिजोलिया था। बिजोलिया की स्थापना किसने की थी, तो महाराणा संग्राम सिंह ने। यूपी के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशोक परमार। क्या नाम था, अशोक परमार। अशोक परमार को ये जागीर दी थी, बिजोलिया की जागीर अशोक परमार को किसने दी थी, सांगाजी ने दी थी। और बिजोलिया ठिकाने की स्थापना भी किसने की थी, अशोक परमार ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो साधु सीताराम दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके सामने बिजोलिया ठिकाने में, ठीक है। बिजोलिया में इनका जन्म होता है। अब देखो महत्वपूर्ण बात आती है राजस्थान के इतिहास में किसकी, साधु सीताराम दास की, कि बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ कब, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 1941 तक चला था। कब तक चला था, 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक ये चला था, ठीक है। 1897 में ये शुरू हुआ था और 1941 तक ये चला था। अब देखो महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जब ये आपके 1897 में शुरू हुआ, 1897 से 1915, आपको तो यही ध्यान रखना है साधु सीताराम दास के संबंध में कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसका पहला चरण हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व आपके सामने साधु सीताराम दास ने किया था। यदि मैं बात करना चाहूं इसके आगे कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहते हैं, तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक था वो आपके सामने कौन था, साधु सीताराम दास था। तो इनको कहते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। और इन्होंने बिजोलिया में किसानों को जागृत करने के लिए मित्र मंडल की क्या की थी, स्थापना की थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए इनके द्वारा मित्र मंडल की क्या की गई थी, स्थापना की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो आगे हम चलते हैं। तो ये थे आपके सामने साधु सीताराम दास। आगे चलते हैं। फिर दूसरे चरण का नेतृत्व आपके सामने विजय सिंह पथिक ने किया था। तीसरे चरण का नेतृत्व 2-3 लोगों के द्वारा, जिसमें रामनारायण चौधरी है, माणिक्यलाल वर्मा है, हरिभाऊ उपाध्याय है, इस प्रकार से किया गया था। वो हम पढ़ चुके हैं। कब, कहाँ पढ़ चुके हैं, हमने किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हम ये पढ़ चुके हैं। देखो आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं मेघाराम वैद्य। देखो मेघाराम वैद्य, देखो जब हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था तब हमने एक ट्रिक जानी थी कि शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी की भाभू को मार दिया। इसमें राजस्थान के जो प्रजामंडल आंदोलन थे उनके कुछ संस्थापक आ गए थे।
शहर बीकानेर में। तो बीकानेर में हमारे सामने क्या आया था, बीकानेर में हमने ये पढ़ा था। तो हमने उस समय ये जाना था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके सामने किसके द्वारा की गई थी, मेघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। तो आप यहां पर एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मेघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और कब की थी ये, तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1936 ईस्वी में मेघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। यदि मैं बात करूं कि बीकानेर में जनजागृति का कार्य किसने किया था, तो बीकानेर में जनजागृति का जो कार्य किया था आपके सामने वो मेघाराम वैद्य ने ही किया था। किसका, जन जागृति का कार्य। ठीक है, अब देखो एक बात इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है कि बीकानेर में थोथी देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद मुझे विश्वास है कि आपने ये नाम नहीं सुना होगा कि बीकानेर में थोथी पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मेघाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर में थोथी पुस्तक की रचना की गई थी। कि बीकानेर में थोथी पुस्तक की रचना, तो थोथी पुस्तक की रचना किसने की थी। ठीक है, तो आपके सामने मेघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम है नानकजी भील। जब हमने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि 1922 ईस्वी में एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम था डाबी हत्याकांड। डाबी नामक एक गांव था। बूंदी किसान आंदोलन के कुछ किसान, नानकजी भील भी थे उनमें, कुछ किसान डाबी नामक एक गांव था वहां पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जब डाबी नामक स्थान पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो सब अपनी बारी से अपनी अपनी बारी जब लोगों की आ रही थी उसमें अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे सभा के अंदर। जब सभा के अंदर नानकजी भील का भी एक बार क्या आता है, नानकजी भील का भी उसमें नंबर आता है। जब नानकजी भील का उसमें नंबर आया तो नानकजी भील ने कहा कि मैं इस सभा में एक गीत सुनाना चाहता हूं और उस गीत का क्या नाम है, झंडा गीत। तो नानकजी भील को मौका दिया गया। डाबी नामक स्थान पर जो सभा हो रही थी उसमें नानकजी भील ने अपना झंडा गीत शुरू किया। जैसे ही नानकजी भील ने अपना झंडा गीत शुरू किया उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन के द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानकजी भील शहीद हो गए थे। जब नानकजी भील शहीद हो गए तो शहीद होने के बाद इनको कुछ दिनों के बाद में देवगढ़ के जंगलों में इनका दाग संस्कार किया गया था। इनका वहां पर दाग संस्कार किया गया और वहीं पर बूंदी किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नानकजी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था या अर्जी गीत गाया था। तो ये थे आपके सामने नानकजी भील। देखो हम लिख भी लेते हैं, हम लिखते हैं नानकजी भील। नानकजी भील, नानकजी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो नानकजी भील का जो संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। और बूंदी किसान आंदोलन के सबसे सक्रिय व्यक्ति कौन थे, तो बूंदी किसान आंदोलन के सबसे सक्रिय व्यक्ति थे आपके सामने नानकजी भील। और नानकजी भील झंडा गीत गाते हुए कहां पर मारे गए थे, तो डाबी हत्याकांड में मारे गए थे। डाबी हत्याकांड में 1922 ईस्वी में ये झंडा गीत गाते हुए मारे गए थे। ठीक है, और यहां पर गोलियां किसने चलाई थी, तो यहां पर गोलियां चलाई थी इकराम हुसैन ने। वैसे हम ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर, जब हमने किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने ये चीजें पढ़ ली है। ठीक है, फिर भी हमारा रिवीजन हो रहा है। इसके बाद देखो और माणिक्यलाल वर्मा ने नानकजी भील की याद में कौन सा गीत लिखा था, अर्जी गीत लिखा था। थोड़ा सा ध्यान रखना कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 2 गीत लिखे गए हैं।
पहला गीत इनके द्वारा पंछेड़ा गीत लिखा गया था, जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा गया था। साथ ही साथ मैं बात करूं कि अर्जी गीत बूंदी किसान आंदोलन में लिखा था। दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये दोनों गीत अलग अलग है और अलग अलग ही किसान आंदोलन में लिखे गए थे। ठीक है, अर्जी वाला तो आपके सामने बूंदी है और पंछेड़ा गीत है आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन। ध्यान होना चाहिए आपको। देखो आगे हम चलते हैं, तो ये थे आपके सामने। आगे हम चलते हैं, आगे हम एक और बात करते हैं। हम बात करेंगे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की। देखो क्यों महत्वपूर्ण है, देखो आगे हम बात करते हैं। पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। देखो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, यदि मैं बात करूं इनके जन्म की, तो जन्म भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। क्यों करने पड़ेगा? क्योंकि इनकी कर्मस्थली, तो इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाई थी? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ने अपनी कर्मस्थली तो बनाई है राजस्थान को, यानी कि पूर्वी राजस्थान को अपनी कर्मस्थली बना ली। पूर्वी राजस्थान में जैसे भरतपुर, जिसमें मुख्य था कि भरतपुर में जनजागृति का कार्य किसने किया था? तो भरतपुर में जन जागृति, कि भरतपुर में जनजागृति का कार्य आपके सामने पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा अलग है, इनका जन्म स्थान अलग है, पूछ सकते हैं। तो इनका जन्म तो मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाया था? कर्मस्थली, तो इन्होंने अपनी कर्मस्थली पूर्वी राजस्थान को बनाया था। पूर्वी राजस्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया और मुख्य रूप से इन्होंने भरतपुर में जन जागृति का कार्य किया था। तो इन्होंने जब भरतपुर में मुख्य रूप से जन जागृति का कार्य किया, तो इस कारण इनको भरतपुर का गांधी कहते हैं। किसको? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को भरतपुर का गांधी कहते हैं। भरतपुर का गांधी कहते हैं। साथ ही साथ इनका एक और उपनाम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू आपके सामने पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। तो इनको कहते हैं राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ बातें हैं व्यक्तित्व के बारे में। देखो अब हम पढ़ेंगे, वैसे तो हमारे लगभग व्यक्तित्व पूरे हो चुके हैं, अब हम कल पढ़ेंगे महिलाओं का योगदान पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ बात करते हैं। कुछ उपनाम आते हैं आपके राजस्थान के इतिहास में, कुछ उपनाम आते हैं, उन उपनामों को हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम गांधी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कौन सा? सबसे पहले हम देखेंगे गांधी वाला कॉन्सेप्ट, कि गांधी राजस्थान में कौन कौन से गांधी हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का गांधी किसको कहा गया है। तो राजस्थान का गांधी आपके सामने गोकुल भाई भट्ट को कहा गया है। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं कि राजस्थान का गांधी, आपके सामने कहा गया है गोकुल भाई भट्ट को, कि गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा गया है। साथ में मैं बात करूं कि वागड़ का गांधी किसको कहा गया है, तो आपके सामने कहा गया वागड़ का गांधी। तो वागड़ का गांधी आपके सामने किसको कहा गया है? एक आता है आपके सामने चिड़ावा का गांधी, इसके बाद में आता है सीमांत गांधी, इसके बाद में आता है आपके सामने गांधी जी का पांचवा पुत्र। ये कुछ गांधी के कॉन्सेप्ट राजस्थान में। साथ में भरतपुर का
गांधी। भरतपुर का गांधी तो हम पढ़ चुके हैं, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, ये तो आपको हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि भरतपुर का गांधी किसको कहते हैं। तो भरतपुर का गांधी आपके सामने पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। गांधी जी का 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज को कहते हैं। ठीक है, अब देखो वागड़ का गांधी, तो वागड़ का गांधी कहते हैं आपके सामने भोगी लाल पांड्या को। साथ ही साथ चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम मिलते हैं, गांधी के कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ मैं बात करूं राजस्थान, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो एक नंबर गांधी का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं राजस्थान का लौह पुरुष। जैसे भारत का लौह पुरुष किसको कहा गया है, तो भारत का जो लौह पुरुष कहा गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा गया है, क्योंकि 5 जुलाई 1947 ईस्वी को किसकी स्थापना हुई थी, तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। और किस उद्देश्य से की गई थी, तो राजस्थान का साथ में भारत का एकीकरण करने के लिए, मुख्य रूप से पूरे भारत का एकीकरण करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इस कार्य को अंजाम किसने दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण के कार्य को अंजाम दिया था, पूरे भारत के कार्य को। इस कारण ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, इस कारण इनको यह संज्ञा दी गई थी कि भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया था। साथ ही साथ हम बात करें राजस्थान का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो दामोदर लाल व्यास को, दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान का सीआर दास किसको कहते हैं, राजस्थान का सीआर दास, राजस्थान का सीआर दास किसको कहते हैं, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास कहते हैं। कि राजस्थान का सीआर दास किसको कहते हैं, तो राजस्थान का सीआर दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहते हैं। और राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसको कहते हैं, तो राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद आपके सामने जोरावर सिंह बारठ को कहते हैं। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, ये किसको कहते हैं, जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं कि राजस्थान का सीआर दास किसको कहते हैं, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहते हैं। किसको, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, इसके बाद देखो एक और हम बात करते हैं कि इसके बाद में एक नाम आता है आपके सामने कि भीलों को जागृत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, कि भीलों में समाज सुधारक करने वाला या भीलों को जागृत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। भीलों को जागृत बोल सकते हो आप या समाज सुधारक, तो वो था आपके सामने सुरजी भाण। कौन था, सुरजी भाण, जिसको बोलते हैं सुरजी भगत। ठीक है, ये आपके सामने कुछ नाम मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान का भामाशाह किसको बोलते हैं, तो आपने जब महाराणा प्रताप पढ़ा होगा तब आपने जाना होगा कि राजस्थान का भामाशाह किसको बोला गया है, क्योंकि महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी, तो भामाशाह ने की थी। महाराणा प्रताप का पितृ भक्त था, उसका भाई था जिसका नाम था ताराचंद, उन दोनों ने ही महाराणा प्रताप की आर्थिक रूप से सहायता की थी। तो ये थे हमारे कुछ व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं।
बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। अब देखो कल हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण कुछ तो वैसे इसके इनके कुछ व्यक्तित्व और रह गए हैं, 2-3 व्यक्तियों के बारे में हम और बात करेंगे कल। लेकिन मुख्य रूप से हम कल जो बात करने वाले हैं जो वो करेंगे कि महिलाओं का क्या योगदान था। जैसे आपके सामने कालीबाई का क्या योगदान है, तो कालीबाई के साथ में उनके 2 गुरु हैं, उनके बारे में भी हम कल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।